आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है पदार्थ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। KMISTRY केमिस्ट्री पढ़ने वाले। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। आज हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में। आज हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ यानी कि मेटल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पदार्थ? तो हम लोग जो भी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग छू सकते हैं यानी कि स्पर्श कर सकते हैं। वो सारी वस्तु पदार्थ होती है जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का सेंस कि जैसे हम लोग हवा को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर हवा है और उसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग पदार्थ का परिभाषा लिख लीजिए। तो वह वस्तुएं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं या महसूस करने का सेंस हो गया हवा, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है मान। इसका नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनमें कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, जिनमें द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है यानी कि कुछ जगह को घेरता हो, तो ऐसी वस्तुओं को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। हम लोग आँख से जो कुछ भी देख रहे हैं, ये मार्कर है, पदार्थ है, डस्टर है, पदार्थ है, व्हाइट बोर्ड है, पदार्थ है, फ्लावर है, पदार्थ है। हम लोग जो भी कुछ को देख रहे हैं, कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, पदार्थ है, स्टेन है, पदार्थ है, पीछे बैकग्राउंड में लाइट चल रहा है, बल्ब है, पदार्थ है। जो भी वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, वॉल पदार्थ है, पुट्टी लगा हुआ है, पदार्थ है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इनको हम लोग छू सकते हैं। यह तमाम वस्तुएं पदार्थ की श्रेणी में आती है। हम लोग पदार्थ का तो देख लिए कि वह तमाम वस्तुएं जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका आयतन होता है, वह तमाम वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। पदार्थ में क्या क्या होगा? तो पदार्थ को लोग स्पर्श कर सकते हैं, उसमें होता है कुछ द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, कुछ जगह को घेरता होगा, तो ऐसे वस्तुओं को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो ये तो हो गया पदार्थ कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, कि पदार्थ के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को C से डिनोट करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी को P से, यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है पदार्थ का? तो हम लोग देखेंगे कि भौतिक रूप से पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, तीसरा हो जाएगा गैस, चौथा हो जाएगा प्लाज्मा और पांचवा हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। सॉलिड, मेरे हाथ में ये मार्कर है, सॉलिड है। जिन वस्तुओं का द्रव्यमान निश्चित होता है वो सॉलिड की श्रेणी में आएंगे। इसका द्रव्यमान निश्चित है, सॉलिड है। इसका आकार भी निश्चित है, जिसका द्रव्यमान निश्चित हो, आकार निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वह तमाम वस्तुएं ठोस की श्रेणी में आती है। इनके अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण से ये सॉलिड होती है। अब स्वाभाविक बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी अधिक होगा, तो एक दूसरे से कण की दूरी भी कम होगी।
अगर दूरी कम होगी तो स्पेस भी कम होगा, यानी कि स्थान भी कम होगा। तो इनके अणुओं और परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान काफी कम होती है। क्या है, इनके अणु के बीच की रिक्त स्थान काफी कम होगी। अंतराण्विक आकर्षण बल काफी अधिक होगा। अधिक जैसे ही आकर्षण बल हो गया तो उनके अंदर का आकर्षण अधिक हो गया, तो स्थान, रिक्त स्थान उसमें कम होती है और वह ठोस होता है। अब हम लोग लिक्विड में आ जाएंगे। तो लिक्विड बीज की अवस्था होती है, उसका आकर्षण बल ना तो ज्यादा अधिक होता है ना तो ज्यादा कम होता है, जिस कारण से लिक्विड अवस्था में होता है। उसका द्रव्यमान तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उसको द्रव को, पानी को हम लोग गिलास में ले लेंगे, गिलास का शेप ले लेगा वो। अगर उसको हम लोग कटोरा में ले लेंगे तो कटोरा का शेप ले लेगा। अगर हम लोग उसको कढ़ाई में डाल देंगे तो कढ़ाई का शेप ले लेगा। तो वह वस्तुएं या वह पदार्थ जिनका द्रव्यमान तो निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, जिनका अंतराण्विक आकर्षण पर ना तो काफी अधिक होता है और ना तो काफी कम होता है, तो वह वस्तुएं द्रव कहलाती है। ये द्रव हो गया। अब गैस हो गया, वह वस्तुएं जिनका अंतराण्विक आकर्षण पर काफी कम होता है। उन स्वाभाविक बात है, आकर्षण बल कम होगा तो अणुओं के बीच में दूरी हो जाएगी। अगर अणुओं के बीच में दूरी हो जाएगी तो उसके अंदर का तो रिक्त स्थान कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो वह पदार्थ गैस कहलाती है। गैस का आयतन इसका भी निश्चित नहीं होता है। अगर आप 1 किलो के सिलेंडर में आधा किलो एलपीजी भरिएगा तो पूरा में कवर कर लेगा। अगर उसके अंदर 50 लीटर के सिलेंडर में भी अगर आप आधा किलो गैस दीजिएगा तो भी पूरा को कवर कर लेगा। तो इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है। आप जितना दियो उतना ही रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं है, फैल जाएगा। और लिक्विड में क्या था कि जो भी वस्तु में हम लोग रखेंगे वो वस्तु का शेप ले लेगा। कटोरा में रखे, कटोरा का शेप ले लिया। अब आ गया प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था है। जब हम लोग कोई भी मेटल को, यानी कि मेटल को जब हम लोग पिघला देते हैं, उसको हम लोग सॉलिड अवस्था से कन्वर्ट करके उसको हम लोग लिक्विड में ले आते हैं, अवस्था में ले आते हैं, तो उसको द्रव में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं मेटल को, तो वह प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। प्लाज्मा अवस्था में मतलब पदार्थ का तापमान काफी अधिक होता है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था होती है। बहुत हाई टेम्परेचर मिलने के बाद ही कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पदार्थ का सबसे गर्म अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा होता है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हजारों के इसका टेम्परेचर होता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बीच में एक कहानी है। एक थे हम लोग के इंडिया के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने ही पदार्थ की पाँचवीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का खोज किया। यह अवस्था बहुत लो टेम्परेचर आने पर, माइनस में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तब यह अवस्था का निर्माण होता है। यह अवस्था विद्युत धारा को बिल्कुल नहीं रोकता, एकदम सुचालक की तरह कि हाँ इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को बोला कि आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुपर हो जाता है कि अगर आप इसको कोई गिलास में डाल दिए तो गिलास का सतह को छूता नहीं है और यह अपने आप बाहर निकल जाता है। तो ये अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आइंस्टीन का इसमें नाम क्यों आ गया, तब बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने बोला कि मैंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की है, इसका हमको पेटेंट चाहिए, इसको पेपर में पब्लिश करिए। तो पत्रकार से बोला कि गुलाम देश के व्यक्ति हो तो तुम कहाँ से इतने विद्वान हो, तुम कहाँ से करोगे। तो उन्होंने अपने थ्योरी पेपर को बाय बोस आइंस्टीन के बाद भेज दिया। आइंस्टीन ने जब देखा तो बहुत चक्का रह गया कि गुलाम देश का व्यक्ति इतना जानकार कैसे हो सकता है। तो उन्होंने फिर बोला रिपोर्टर सबको कि नहीं आप इसको पब्लिश करिए, इसका पेटेंट बोस साहब के नाम पर होगा। तो आइंस्टीन के कहने के बाद ही वो पब्लिश हुआ और उसका पेटेंट बोस साहब को मिला, सत्येंद्रनाथ बोस को। तो सत्येंद्रनाथ बोस का कहना हुआ कि अगर आइंस्टीन नहीं रहते तो मेरा ये थ्योरी कभी पेटेंट ही नहीं होता, कभी पब्लिश ही नहीं होता। इसलिए इन्होंने अपने थ्योरी का नाम रखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि बोस साहब का भी नाम आया और आइंस्टीन महोदय का भी नाम आया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था, सारा का आपको लिखित नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो गए इसकी भौतिक गुण। अब हम लोग इसके रासायनिक गुण में आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्व, यानी कि एलिमेंट।
दूसरा हो जाता है यौगिक यानी कि कंपाउंड, और तीसरा हो जाता है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो ये तीन प्रकार होते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट को हम लोग तत्व कहते हैं, कंपाउंड को हम लोग यौगिक कहते हैं, और मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो तत्व क्या होता है, ये हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं मैटर का, यानी कि पदार्थ का। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पदार्थ का केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एलिमेंट, एलिमेंट जब तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। खैर बाद में तभी थ्योरी दिया गया, उसके बाद में फिर एटम का भी हम लोग विभाजन करने लगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन, बाइमेसन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रॉनी के रूप में। लेकिन उससे खैर फर्क नहीं पड़ता है। तो एलिमेंट किसको कहेंगे, तो पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट कहें कि तत्व है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब अकेला परमाणु है, उसको हम लोग तत्व कह रहे हैं। तो अकेला अकेला घूम रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। कार्बन का एक परमाणु ले लेंगे तो तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन का ले लेंगे कि तत्व हो जाएगा, हीलियम का ले लेंगे तत्व हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आ गया और प्लस में आ गया ऑक्सीजन, तो इससे क्या बन गया H2O। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया ना, जिसका अपना फॉर्मूला हो। ऐसा नहीं कि किसी को किसी से मिला दिए, हाइड्रोजन को हीलियम से मिला दिए, तो ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन को क्लोरीन से मिला दिए, तो अगर वो अभिक्रिया करने लायक रहेगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो एक उसका फिक्स फॉर्मूला होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे अभिक्रिया होती है, हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो जिसका फिक्स फॉर्मूला वो कंपाउंड, और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है वो मिश्रण। चावल ले लिए, दाल ले लिए, कोई फॉर्मूला है नहीं है। शरबत लिए, कोनो फिक्स है कि इतना ही चीनी हमको लेना है, इतना ही पानी लेना है, इतना ही नींबू लेना है, कोई फिक्स नहीं है। तो मिश्रण की कैटेगरी में आ जाएगा वो, कि कुछ भी ले लो बस मिला दो। जैसे हम लोग कादो बारिश के दिन में हो जाता है, कोई फॉर्मूला है उसका, पानी आया, मिट्टी आया, मिल गया, कादो का निर्माण हो गया, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मिश्रण की कैटेगरी में आ जाएगा, मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा, और मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम लोग ये तीनों के बारे में तो बेसिक रूप से समझ गए कि तीनों क्या तत्व, परमाणु अकेला अकेला घूम रहा है, यौगिक तो परमाणु किसी न किसी के साथ अभिक्रिया कर लिया, सही अभिक्रिया होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला बेसिस पर उसका होना चाहिए, जैसे H2O हो गया तो यौगिक हो गया। अब आ गया मिश्रण, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आया मिल गया बस, फॉर्मूला उसका कुछ है ही नहीं, तो मिश्रण की कैटेगरी में आ जाता है। ये तीनों के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज ले लिए। अब तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि एलिमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। एलिमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, तो एलिमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है धातु, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। मेटल, नॉन मेटल है, मेटोलाइट। तो क्या होता है, धातु नाम है, धातु यानी कि मेटल, तो वह वस्तु या वह पदार्थ तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो करने देता है। वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कि इलेक्ट्रॉन आप जा सकते हैं, हमको कोई आपसे आपत्ति नहीं है। तो वो धातु करता है, मेटल करता है कि हाँ आप जा सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल, उसको दिक्कत है कि नहीं तुम एलिमेंट नहीं यहाँ से जाओ, इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम जा ही नहीं सकते हो, तो नॉन मेटल होता है। और मेटोलाइट थोड़ा थोड़ा जा सकते हो, जैसे सिलिकॉन मेटोलाइट में आता है, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कि ठीक है आपको थोड़ा सा जाना है आप चले जाइए, पूरा हम नहीं देंगे जाने के लिए, तो मेटोलाइट हो गया। नॉन मेटल बोलता है कि हम जाने ही नहीं देंगे, कुछ कर लो।
और मेटल हो गया कि आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह एलिमेंट के 3 प्रकार हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, धातु नाम है और चालक काम है। धातु नाम है और चालक काम है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। अधातु नाम है, कुचालक इसका काम है। और उपधातु नाम है अर्धचालक। अर्धचालक इसका काम है। धातु नाम है, चालक काम है। अधातु नाम है, कुचालक काम है। उपधातु नाम है, अर्धचालक काम है। ये हो गए एलिमेंट के 3 भाग। एलिमेंट यानी कि तत्व। तत्वों के 3 प्रॉपर्टी हो गए, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम लोग एक धातु पढ़ेंगे, उसको हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है, क्या होता है, क्या इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक रूप से हम लोग को एलिमेंट यानी कि तत्वों पर फोकस करना है, धातु पर फोकस नहीं करना है। धातु नाम है, चालक नाम है। अधातु नाम है, अधातु नाम है, कुचालक नाम है। उपधातु नाम है, अर्धचालक नाम है। बस इतना में हम लोग को खत्म कर देंगे। तो ये हो गया एलिमेंट के बारे में कि क्या होता है एलिमेंट, इसका क्या काम होता है, एलिमेंट के कितने प्रकार होते हैं। ये हो गया इसके 3 प्रकार। अब हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक और एक होता है नॉन अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक कार्बनिक और अकार्बनिक। अभी कार्बनिक कंपाउंड यानी कि यौगिक और अकार्बनिक कंपाउंड क्या है। जो भी कंपाउंड में कार्बन है वो कार्बनिक। CO2 कार्बनिक, C12H22O11 C आ गया, कार्बनिक हो गया। C6H12O6 कार्बन आ गया, कार्बनिक है। तो वह यौगिक जो कार्बन से मिलकर के बना होता है, जिसमें कार्बन मौजूद होता है, उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड। और नॉन कार्बनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक। क्या है यह कार्बनिक यौगिक? वह यौगिक जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक यौगिक है। जैसे हम लोग देखते हैं H2O अकार्बनिक यौगिक है, इसमें कार्बन है ही नहीं। N2O NO2 कहीं कार्बन इसमें दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, अकार्बनिक यौगिक है। और जिनमें कार्बन दिखाई पड़ जाएगा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे CO2 हम लोग देख लिए, कार्बनिक हो गया। C6H12O11 देख लिए, सब कार्बनिक यौगिक है। लेकिन जहां पर कार्बन नहीं दिखाई पड़ा, ये सब अकार्बनिक के श्रेणी में आ रहे हैं और ये सारे कार्बनिक के श्रेणी में आ रहे हैं। यही डिफरेंस है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। समझ में आता है? सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, यानी कि मिक्सचर के बारे में कि क्या है मिक्सचर। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक समानकी, एक विसमानकी। समानकी मिश्रण और असमानकी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समानकी और विसमानकी। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर? तो समानकी यानी कि जब हम लोग कोई भी चीज का मिश्रण लिए, मान के चलिए हम लोग चावल और दाल का मिश्रण लिए, तो दोनों मिश्रण में दिखाई पड़ रहा है कि देखिए वहां पर चावल है, वहां पर दाल है। तो वो
वी समान की हो गया, वी समान मतलब समान नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। हम मार्कर ले लिए और ये ले लिए डस्टर ले लिए, दोनों को तोड़ फोड़ करके मिला देंगे तो दिखाई पड़ेगा ना कि नहीं मार्कर का टुकड़ी है कि डस्टर का टुकड़ी है, ये डस्टर का टुकड़ी है, मार्कर का टुकड़ी है, पता चलेगा ना। तो वो हो गया वी समान की। तो हम लोग आँख से देख करके बता देते हैं कि अरे ये तो मार्कर का टुकड़ा है, अरे ये तो डस्टर का टुकड़ा है, अरे ये तो कपड़ा का टुकड़ा, पता चल जाएगा। लेकिन वही वी समान की, वी समान की हो गई है, यानी कि जिसमें पता चल जाए कि क्या चीज़ का टुकड़ा है। तो देख करके पता चलता है नॉर्मली कि अरे वो तो कपड़ा का टुकड़ा है, अरे वो तो शर्ट का टुकड़ा है, पैंट का टुकड़ा, तो वी समान की। और एक होता है समान की, यानी कि उसमें पता ही नहीं चलेगा कि मतलब पूरा लगेगा एक जैसा है। जैसे चीनी पानी, ऊपर का टेस्ट भी वैसा ही, नीचे से भी उठाइए चम्मच से दोनों टेस्ट एक जैसा। चाय, सारा जगह का टेस्ट एक जैसा है। शरबत एक जैसा टेस्ट है, कोको कोला, पेप्सी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, सबका वो एकदम समान की है। और वी समान की क्या हो गया कि कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है, मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है। बिलियन, बिलियन के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं, तो बिलियन के बेसिस पर हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो वो हो गया बी समान की। और एक हो गया समान की, सब जगह एक जैसा है, चाय एक जैसा है, पानी एक जैसा है, जूस एक जैसा है। तो वो हो गया समान की। तो समान की और विसमान की क्लियर हो गया। हम लोग पदार्थ के बारे में देख लिए, पदार्थ के भौतिक गुण देख लिए, पदार्थ के रासायनिक गुण देख लिए, और ये सारा समान की विसमान की कार्बनिक अकार्बनिक धातु अधातु धातु तत्वों के मिश्रण सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा पोटेशियम कंडेंसेट सब के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।